हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 11 अप्रैल जेई मींस 2023 शिफ्ट 1 के मेमोरी बेस्ड मैथ्स पेपर के जो सॉल्यूशंस और डिस्कशन है वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 और एक्स वाई जेड यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हो गया कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं होगा, मतलब जीरो या जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा। और इस टाइप की इक्वेशन को अपन बेगर्स मेथड या मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन जिसे बोलते हैं उससे करते हैं। इस इक्वेशन का तो डायरेक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो 17 चीजें थ्री बेगर्स में कैसे बांटेंगे हम, 17 प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19c2। सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू नाइनटीन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा 171। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 171। सेकंड पर आते हैं। पी एंड सी का था फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। सेकंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पर बेस्ड है ना। और इसके अंदर यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है और ए आई जे आपको बोल रखा है कि ये 0 1 और 2 के अंदर से आएगा। तो जितनी भी वैल्यूज हैं ये 0 1 या 2 में से आ सकती है। तो पहले एक बार 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं और वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लो आपने कोई ऐसी मैट्रिक्स बना दी 2x2 की ABCD, तो अगर ये इन्वर्टिबल है इसका मतलब AD शुड नॉट बी इक्वल टू BC। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम टोटल में से क्या करते हैं, वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जब AD खुद किसके बराबर आ जाएगा, BC के। AD अगर खुद BC के बराबर आ जाएगा तो उसके केस में डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा और वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। तो AD नॉट इक्वल टू BC की जगह AD इक्वल टू BC काउंट करके टोटल केसेस में से हटा देंगे। टोटल केसेस क्या होंगे, A के पास भी तीन चॉइसेस है 0 1 2, B के पास भी तीन चॉइसेस है 0 1 2, C के पास भी तीन चॉइसेस है 0 1 2 और फाइनली D के पास भी तीन चॉइसेस है 0 1 2। तो सबका मल्टीप्लीकेशन आएगा टोटल 81 वेज। अब 81 वेज में से हम उनके सब केसेस बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर AD इक्वल टू BC हो जाए। और ABC किस में से आएंगे, 0 से 1 से और 2 से। तो अब यहाँ पर अपन को केस सोचने पड़ेंगे ना। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जैसे ABCD क्या हो सकता है। तो जैसे मान लो आपने A को रख दिया 0, तो अब A 0 रख दिया तो A इंटू डी तो 0 यहाँ पर होगा ही होगा, है ना। उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। और तो D के लिए यहाँ पर A 0 है, तो अगर 0 1 2 कुछ भी रखे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो राइट हैंड साइड भी 0 होनी चाहिए। राइट हैंड साइड 0 के लिए क्या कर सकते हो, जैसे B एंड C के टोटल 3 इंटू 3 यहाँ पर अपने पास 9 वेज होंगे। ठीक है। अब इसमें से वो केस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब 0 आएगा ही नहीं, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि यार ये जो BC है ना इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो B और C के लिए दोनों के लिए थ्री थ्री चॉइसेस टोटल है, तो टोटल 9 हो सकती है। लेकिन इसमें से वो हटा देते हैं जब 0 आए ही ना। एक 0 तो होना ही चाहिए, या तो B में हो या C में हो या दोनों भी चलेगा। तो अगर 0 आए ही ना, इसका क्या मतलब है कि B 1 और 2 में से ही ले रहे हैं और C भी 1 और 2 में से ले रहे हैं, 2 2 4। तो 9 - 4 ये जो रिमेनिंग 5 केसेस हो जाएंगे हमारे पास, इसके अंदर B या C में से किसी एक में तो 0 आएगा ही आएगा। तो A 0 है तो राइट साइड भी 0 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 5 3 15 वेज तो ऐसे हो जाएंगे जब A 0 रखने पर BCD को चूज कर सके 0 होने के लिए। अब A को 1 रख लेते हैं। A को 1 रखोगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो अब D के बारे में आपको सोचना पड़ेगा वापस। मान लो आपके पास आपने लिया D बराबर 0। तो अगर आपने D 0 लिया तो फिर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी 0 करनी पड़ेगी। तो ये पांच केस वापस आ जाएंगे। ये पांच होते कौन से हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0। तो इसमें अभी भी प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो D 0 के लिए 5 केसेस है। इसी तरह मान लो D 1 है, तो A इंटू डी, राइट साइड 1 हो गया, ये BC के बराबर है। इसका एक ही तरीका है जब दोनों 1 हो जाए। तो पांच केस तो 0 के साथ है, एक केस 1 के साथ है। मान लो D 2 है, तो A इंटू डी टू हो जाएगा, 2 बराबर BC। इसके दो ही केस होंगे, एक 1 2 और एक 2 1। तो टोटल 5 1 6 और 2 8। तो A जब 1 है तो यहाँ पर अपने पास 8 केसेस आ जाएंगे। लास्ट में A को 2 रख लेते। A को अगर अपन यहाँ पर 2 रखेंगे तो फिर से मान लो D 0 है, तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, तो राइट हैंड साइड के अभी भी क्या आएंगे, 5 केस आएंगे। तो D अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर से B और C के लिए 5 केस हो सकते हैं। D अगर 1 है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि इस बार A 2 लिया था तो A इंटू डी अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बराबर BC। इसके कितने केस होंगे, 2 1 2 2 1। और D अगर मान लो 2 हो गया,
तो a इंटू डी जो है वो 4 हो जाएगा, 4 बराबर bc का एक ही केस है, 1 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 3 5 2 1 8 केसेस आ जाएंगे। तो टोटल 18 5 और 5 31 केसेस है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 31 अपॉन 81, है ना, क्योंकि हमें ये तो अनवांटेड केसेस है जो कि हमको इसमें से क्या करने, रिमूव करने। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, है ना। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। इनका आंसर आ रहा है 48/81 और अपना आंसर यहाँ से आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे 50/81। दो केसेस शायद अपन ने मिस कर दिए हैं, तो एक बार काउंटिंग आई थिंक दोबारा कर लेते हैं। तो ए 0 था, तो उसके केस में बी और सी के लिए हमारे पास 5 केसेस थे। जब डी भी 0 है ना, और 1 है तब भी 5 थे, 2 है तब भी 5 थे, तो 15 केसेस तो आई थिंक यहीं पर हो गए थे ऐसा। ठीक है, और अब अगर अपन नीचे आए तो यहाँ पर अपन ने एडिशन सही से किया है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो 0 पे तो 5 केसेस आ ही रहे थे यहाँ पे, जो पहले भी आ रहे थे। 1 पे ए भी 1 था, डी भी 1 था, तो बी और सी भी 1 1 हो गया। और A1D2 था, तो उसके केस के अंदर हमारे पास क्या आ गए थे, इसके केस के अंदर मान लो A1 है D2 है, तो 1 2 2 1। एक सेकेंड, वापस आ जाए एक बार इस क्वेश्चन पे। तो Aij बिलोंग्स टू 0 1 2, PA बी द इवेंट सच दैट M इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और यहाँ पर अपन से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, तो आंसर जो इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग 48/81 आएगा, अपना 50/81 आ रहा है। एक बार या तो केसेस लिख के देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करी अपन ने यहाँ पे। तो ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो अच्छा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ये अपन को रिमूव करना है। तो ए अगर 0 ले रहे हैं तो डी की कोई भी वैल्यू अलाउड है ना, डी आप कुछ भी ले सकते हो। राइट साइड तो 0 ही रहेगी, राइट साइड 0 रहनी चाहिए। तो बी और सी जो होगा उसका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो 0 0 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 0 2 ले सकते हैं। इसी तरह अपन यहाँ पर 0 0 दोबारा तो मत ले लेना, 0 1 ले सकते हैं, 0 2। तो यही 5 केसेस आई थिंक हमारे पास आ रहे हैं जो बी इंटू सी को 0 बनाते हैं ए 0 रखने पे। और डी के ये 3 केसेस हैं, 5 3 15, ये तो हमने भी किया है। ए अगर अपन 1 ले लेते हैं तो इसके केस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा बी और सी के लिए। डी के लिए फिर से अपन इस पर आते हैं, मान लो डी 0 है, तो बी और सी के यही 5 केस आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट 0 चाहिए। डी अगर 1 है तो ए इंटू डी 1 है, तो बी इंटू सी भी 1 होना चाहिए, तो 1 और 1 एक ही केस है। डी अगर यहाँ पर मान लो 2 हो गया, अगर डी 2 हो गया तो ए डी 2 आएगा, तो बी इंटू सी भी 2 होना चाहिए, वो हो सकता है 1 2 पे या 2 1 पे। तो 5 + 1 + 2 8 ही आ रहे हैं, केसेस तो वही आ रहे हैं। एक बार या तो सोल्यूशन देख लेंगे अपन, कोई केस भूल गए हैं तो। फिर ए अगर 2 है डी 0 है तो फिर से 5 केस आएंगे, है ना। ए 2 है डी 1 है तो क्या होगा, 1 2 2 1 यही वाला आएगा। और लास्टली दोनों ही 2 है तो 2 2 एक ही केस आएगा, तो फिर से 8 आ रहा है। तो आई बिलीव 31 यही आ पा रहा है। एक बार के लिए अपन देख लेते हैं इस केस के अंदर कि कोई छूटा तो नहीं। तो अपने यहाँ पर जो केसेस अपन ने काउंट किए हैं इसके अंदर से अपने पास इस सिचुएशन के अंदर इन टोटल 31 केसेस बन रहे हैं जो अनवांटेड है, और टोटल अपने पास 81 केसेस थे, तो बचने 50 चाहिए थे, 50/81। पर इनका आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 48/81। तो आई थिंक दो केसेस अपन ने कम रिमूव किए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2। ठीक है, तो इनके केस में इन्होंने कितने केसेस बनाए, 323। इसमें तो कम है। ठीक है, ये तो सही नहीं लग रहा है। एक सेकेंड वापस देख लेते हैं कहीं और मिल जाए तो। ठीक है, नहीं तो इस पर अपन वापस एक बार लास्ट में आ जाएंगे आप। ठीक है, इसके केस के अंदर यहाँ पर तो नहीं मिल रहा, ये रहा। हाँ ठीक है, अपना आंसर सही आ रहा है, इन्होंने गलत दिया हुआ है। 50/81 है, एक सोर्स पे 48/81 था, अपना 50/81 आ रहा है, ये करेक्ट है। तो ये आंसर आप चेंज कर लेना, है ना। मेमोरी बेस्ड कई बार डालते हैं तो जल्दबाजी में सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये 16/27 नहीं आएगा, 50/81 अपना करेक्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले पर आते हैं। तो इसमें 0 और 1 पे अपन को चेक करनी है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो पहले
इंटीजर पार्ट है फिर फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए एक तो वैल्यू चाहिए कि हमें फंक्शन की खुद की वैल्यू, फंक्शन की खुद की वैल्यू कहाँ पे चाहिए। तो एक बार आगे अपन आगे आ जाते हैं इसके केस में, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस के अंदर हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ये दूसरा सोर्स जहाँ पर पिछला आंसर करेक्ट दिया था वहां पर इन्होंने मेमोरी बेस्ड में इसको ऐसे लिखा है, माइनस एक्स प्लस इंटीजर पार्ट एक्स, इन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नहीं लिखा। तो एक्चुअली क्या होगा कि एक्स होता है इंटीजर पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एक्स को इससे रिप्लेस करोगे ना, तो इंटीजर पार्ट एक्स कट हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बचेगा, और मॉड है तो वो माइनस को हटा देगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअल तो ये क्वेश्चन था, जहाँ से अभी ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उन्होंने इसको इसमें पहले ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी जीरो पे और वन पे। तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं बेटा। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो आएगा जीरो माइनस जीरो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस एच ले लो, तो ये आ जाएगा इंटीजर पार्ट एच स्क्वायर माइनस एच, है ना, और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एच। फ्रैक्शनल पार्ट एच बेटा जीरो जाएगा। अब यहाँ देखो ना, लगता है ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा नहीं, एच कॉमन ले लेंगे ना तो एच माइनस वन आएगा। अब एच तो पॉजिटिव है, एच माइनस वन जो है, क्योंकि एच तो 0.00 बहुत छोटा नंबर होता है, एच माइनस वन नेगेटिव है। तो भले ही ये जीरो की तरफ जाता हुआ लग रहा है, पर हल्का सा ये जीरो माइनस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और छोटा सा जीरो जो माइनस है उसका इंटीजर पार्ट आएगा माइनस वन। बात समझ रहे हो आप। तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, माइनस वन आएगा, तो जीरो पे डिसकंटिन्यूस है ये, ठीक है। डिसकंटिन्यूस है तो जीरो पे तो लेंगे नहीं, तो वन पर चेक कर सकते हैं। वन पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले वन पुट कर देते हैं। वन पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो, इधर भी वन का फ्रैक्शनल पार्ट, वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। तो एफ ऑफ वन यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब वन प्लस एच रख देते हैं इसमें, तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस में आएगा वन प्लस एच। तो वन से वन जाएगा, एच से एच जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एच बचेगा इंटीजर में, और फ्रैक्शनल पार्ट में वन प्लस एच बचेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का तो मतलब नहीं है, अब एच टेंडिंग टू जीरो है तो इंटीजर पार्ट भी जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो, वन प्लस एच पे भी जीरो आ रहा है। मान लो आप वन माइनस एच पे निकालते हो, एच को पॉजिटिव मान लेते हैं, और एफ ऑफ वन माइनस एच पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का एच, और प्लस के अंदर आ जाएगा वन माइनस एच। तो ये बन जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच और माइनस एच, है ना। और यहाँ पर भी माइनस वन एक और आएगा, मतलब माइनस का वन माइनस एच ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से अपन क्या करेंगे, वन माइनस एच माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच, इस तरह से। तो यहाँ पर अब आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच, और फ्रैक्शनल पार्ट वन माइनस एच, ठीक है। वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, एच स्क्वायर से एच बड़ा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो अब यहाँ पर ये हल्का सा नेगेटिव होगा तो ये माइनस वन आ जाएगा, प्लस ये माइनस एच है, हल्का सा जीरो माइनस है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा बनता है। तो हल्के से जीरो माइनस पे वैल्यू ऑलमोस्ट वन आती है, तो ये वन हो जाएगा। तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो आ जाएगा। तो वन पे कंटिन्यूस है, जीरो पे ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर दिया है, तो या तो मल्टीप्लिकेशन का आइडिया होना चाहिए या रोटेशन का आइडिया होना चाहिए, रोटेट कैसा होता है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर W1 W2 है ना, वो दे रखे, 3 प्लस 5 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा आर बोथ रोटेटेड बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एक को क्लॉकवाइज घुमाया और 90 डिग्री घुमाया, तो W3 W4 आ गया है, उसका सब्ट्रैक्शन का आर्गुमेंट चाहिए। तो W1 को 90 डिग्री घुमा दिया है आपने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, और W4 को W2 को घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका क्या मतलब है भाई, आपने यहाँ पर क्या किया है, W1 को, जहां भी W1 था उसको 90 डिग्री इधर घुमा दिया, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बढ़ जाएगा ना। तो जो भी उसका W1 का पोलर रिप्रेजेंटेशन या यूलर या आइलर जो भी आप बोलते हो रिप्रेजेंटेशन रहा होगा, उसमें हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पाई बाय टू इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पहले W1 था वो तो रहेगा ही, बस यहाँ पर e की पावर आयोटा पाई बाय टू एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये आपको पता है आयोटा होता है। तो W3 क्या हो जाएगा, आयोटा टाइम्स W1,
और W4 में यही चीज एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस का इंटू W2। बस ये इतनी सी चीज बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आपको हल्का सा भी ज्योमेट्री या रोटेशन या आइडिया है ना, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है। W3 को लिख लेते हैं आयोटा W1। W3 है 3+5 आयोटा, तो 3+5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आयोटा से, क्या बन जाएगा ये 3 आयोटा माइनस 5। और W4 यहाँ पर क्या है, W4 है माइनस आयोटा इंटू W2, तो यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू W2। 5+4 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5+4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या लेना चाह रहे हैं, इन दोनों का W3 माइनस W4 का डिफरेंस लेना चाह रहे हैं, W3 माइनस W4। तो W3 में से W4 को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 8 आयोटा माइनस 9 ये आएगा। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बेटा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या करते थे याद है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 8/9, ये अपना आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा ना इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं इस बात का कि मैथ्स यार रटो मत, जो चीज नहीं आती ना वो एक बार मतलब समझ लो, पूछ लो। काफी सारी चीजें जो है ना वो समझने पर आती है, जैसे 5th क्वेश्चन है, तो ये आजकल क्या है ना क्वाड्रेटिक में पहले नहीं करते थे, आजकल न्यूटन्स फार्मूला के नाम से काफी चीजें ऐसे रटवाई जाती है ना। मैंने भी न्यूटन्स फार्मूला पर एक वीडियो बनाया, आप चैनल में देख सकते हो, और उसमें हालांकि मैंने डिराइव किया है, बट बच्चे जनरली याद रखते हैं। पर अब उन्होंने, उनको पता चल गया कि आप लोग याद रखते हो ये चीज, तो उन्होंने यहाँ पर अब इस बार जो है वो इस तरह से ले ली है पावर्स कि उनको पता है कि 17 18 19 में तो आप क्या करोगे, रट के निकाल दोगे, है ना, कि हम रटेंगे और इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, 17 19 और 21 ले लिया, ताकि आप इसके अंदर डायरेक्ट न्यूटन फॉर्मूला लगा भी नहीं पाओ। तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मैथ्स के अंदर, अगर आप चीज समझने लग जाओगे ना तो उसके बाद चीज बहुत आसान हो जाएगी। तो ट्राई करो, नहीं आता तो पूछो टीचर से, बट अगर समझ लोगे तो स्पेशली एडवांस के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी चीजें, जो भी आपको नहीं आती एक बार समझ के करोगे। तो ए और बी को ये रूट्स बोल रहे हैं बेटा, है ना, ए और बी, ए एंड बी आर द रूट्स। मैं भी के लिए उसको अल्फा बीटा लिख लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा अपना 7 है, अल्फा बीटा माइनस 1 है, और अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करता है। ये सारी कहानी तो अपन बोल सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जिसको अपन पी एन और एस एन लेते थे, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन को, ऊपर P21 है, अल्फा की पावर 21, और प्लस में यहाँ पर आ गया बीटा की पावर 21, और साथ के अंदर अगर आप देखोगे ऊपर तो 17 और ऐड हो रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ P21 के साथ क्या ऐड हो रहा है, P17, अल्फा की पावर 17 प्लस बीटा की पावर 17। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19। तो अब यहाँ पर अपन को मतलब इज्जत से फैक्टर्स लेकर फिर करना पड़ेगा, कॉमन लेकर। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे अल्फा की पावर 19 है तो मैं वही बना देता हूँ, है ना। तो अल्फा की पावर 19 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा अल्फा स्क्वायर, आगे आएगा 1/अल्फा स्क्वायर। फिर आ जाते हैं बीटा की पावर 19 कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर बचेगा। तो ऑब्वियसली नीचे से ये कट होने वाला है, पर ये कट तब होगा जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर ये निकाल पाओ। तो उसके लिए अपन इसका यूज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 7 अल्फा है, अल्फा से डिवाइड कर दो, अल्फा माइनस 1/अल्फा क्या आएगा 7। अब क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 49। तो 2 को इधर भेज देंगे तो ये भी आ जाएगा 51, सेम चीज बीटा में भी करेंगे 51, तो 51 कॉमन आ जाएगा और ऊपर नीचे ये कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 50। अब यहाँ पे कोई काम नहीं है ना आपका न्यूटन रटा हो, समझ रहे हो, बेसिक चीजें हैं, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। 6th पे हर शिफ्ट में एक एरिया अंडर द कर्व फिक्स है, इस बार भी आया, एक सर्कल का इंटीरियर है, एक पैराबोला का इंटीरियर है। तो एरिया में बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं ये मेंस के अंदर इस बार तो एटलीस्ट। तो सर्कल के लिए सेंटर 0,2 है और रेडियस 2 है, ये आपको आई होप कोऑर्डिनेट से पहचान में आ रहा होगा। तो सर्कल अगर अपन यहाँ पर बनाएंगे इस सिनेरियो के अंदर, तो पहले y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं, 0,2 सेंटर पे आई थिंक 2 रेडियस का सर्कल,
और इसका इंटीरियर लेना है, इसके अंदर का हिस्सा लेस देन इक्वल टू है। पैराबोला का भी इंटीरियर है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप x की जगह 1,0 लोगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब पैराबोला के लिए ये हिस्सा है, सर्कल के लिए इनसाइड है, तो कॉमन रीजन ये वाला आ जाएगा। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, सर्कल की जो इक्वेशन है उसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो एक तो 0,0 पे कट कर ही रहे हैं आप, ठीक है। एक मैंने सोचा कि पुट करके देख लेता हूँ, 2 के टर्म्स में चल रहा है तो सॉल्व तो कर सकते हो, 2,2 पुट करके देख लो, तो 4 बराबर 4 आ जाएगा, 4 बराबर 4 आ जाएगा, ये 0 है। तो ये पॉइंट 2,2 है, तो कभी कभी पुट करके भी आ जाता है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 लगा लेंगे, चाहे y में करो चाहे x में करो। तो x में कर लेते हैं, तो 0 से लेकर 2, ऊपर पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x में y को √2x लिख लो, ऊपर √2x है, नीचे माइनस √2x है, ऊपर वाली ब्रांच लेंगे √2x, माइनस सर्कल के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y माइनस 2 जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 2 इधर भेज देंगे, तो 2 प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कंफ्यूजन हो माइनस लेना है या प्लस लेना है तो 2 रख के देख लो, 2 पे तो खैर सेम ही आ रहा है। तो मतलब ये राइट साइड वाली जो है ना, इसमें ये दो इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो आपका ये जो y आ रहा है यहाँ से, y आ रहा है 2 प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो इसके केस के अंदर अब अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हमें ये वाली ब्रांच चाहिए, ये पर्टिकुलर वाली राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली ब्रांच हमको अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन तो अपन ने सही करी ना, तो यही वाली ले लेंगे प्लस वाली, और फिर दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके फिर इनको क्या कर देंगे अपन, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही बेसिक आइडिया जो है ये हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन में रहने वाला है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो तो आप उसके केस के अंदर फिर ऐसा भी कर सकते हो, x को y के टर्म्स में लिख सकते हो, वो भी चलेगा, उसकी भी लिमिट 0 से 2 जा रही है। तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो 0 से 2 ले लेना, x को क्या लिख दोगे आप, वाई स्क्वायर बाई 2, तो अगर y एक्सिस के अलोंग करोगे तो सर्कल ऊपर होगा, पैराबोला नीचे होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, पर यहाँ पे भी अपन क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स पॉजिटिव है, अगर अपन इस सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देना डेफिनेट की, तो वाई माइनस 2 जो है ये वाई बन जाएगा, इसमें से हटा देंगे वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई में थोड़ा सा आसान है बेटा, है ना, वाई में कर लेना, एक्स रहने देना। √4 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है और वाई स्क्वायर बाई 2 का भी आता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है एरिया का। अगले के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन चमक गया तब तो आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं चमक गया तो फिर हम सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, कॉस 4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को टी ले लेते हैं, ट्राई करते हैं एक बार रख के, सॉल्व तो मैंने भी नहीं किया अभी तक। तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार टी रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं आता है क्या। तो इसको टी रखेंगे तो कॉस थीटा की पावर 4, ये इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2t आ जाएगा, और प्लस का 3 साइन थीटा की पावर 6। तो ये जो साइन थीटा की पावर 6 होता है ना बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब हो जाता है, तभी बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 6, मतलब पूरा साइन थीटा की पावर 6। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी का क्या बन जाएगा, होल क्यूब, तो क्यूबिक बन रही है यहाँ पे ऐसा लग रहा है, और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको एक्सपेंड कर दें तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 प्लस 1 माइनस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। तो बड़ी अजीब इक्वेशन बन रही है यार, माइनस टी क्यूब आ रहा है, 4t स्क्वायर आ रहा है, माइनस 5t आ रहा है, और प्लस 5 भी आ रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये आ रहा होगा। तो t बराबर कोई वैल्यू पे रूट आ रहा है क्या इसका, 2 पे आ रहा है। हमने लिखा तो सही है, पूछा क्या इन्होंने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, होल स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं ना, मेरे को फर्स्ट लास्ट टर्म दिख रहे हैं, उनसे कुछ होगा,
हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पे +3 जबरदस्ती ले लिया है, ये 3 है ही नहीं यहाँ पे ना, तो मैंने 3 ऐसे ही ले लिया। मैं इसको वापस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले केस के अंदर अपने पास क्या आ रहा है देखेंगे आप, तो टी स्क्वायर आ रहा है, टी स्क्वायर के साथ अपने पास -2t आ रहा है ना। और लास्ट में देखोगे ना अगर आप, तो +1 भी है, तो मैं इसको एक साथ लेकर होल स्क्वायर बना दूंगा। ये चीज पहले नहीं चमकी थी, पर ठीक है, 1 मिनट का तो टाइम सोचने में लग सकता है। और साइन थीटा की पावर 6 है, साइन थीटा की पावर 6 क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। कॉस स्क्वायर थीटा को टी लिया ना अपन ने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल क्यूब। इसको t माइनस वन का होल स्क्वायर या 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, है ना। ध्यान रहे अपन ने t बराबर cos स्क्वायर थीटा लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस टी होल स्क्वायर तो पूरा कॉमन ही आ गया ना, बस यही बचेगा पीछे। तो cos स्क्वायर थीटा कभी 2 तो हो नहीं सकता, बड़ा हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। cos स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, मतलब cos थीटा 1 और -1 दोनों चलेगा। तो 0 से 2 पाई में क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक 0, एक पाई, एक 2 पाई। ठीक है, सब्सटीट्यूशन और फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस करते हैं अपन क्लास में, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्लिक कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। 8th वाले के अंदर थोड़ा सा डरा रखा है इन्होंने, लैंग्वेज बड़ी लिख के रेक्टेंगल बना रखा है, x बराबर 0, x बरा एक्चुअली ये भी इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऑनलाइन देखा था, वहां पर ऐसा था x बराबर 2, y बराबर 5, और साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रखी थी। कोऑर्डिनेट एक्सिस वही होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो एक तो रेक्टेंगल है, अपन भी रेक्टेंगल बना लेते हैं। x बराबर 0 होती है वाई एक्सिस, y बराबर 0 होती है एक्स एक्सिस। इसके अलावा दो लाइंस और है, अगर आप यहाँ देखोगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो ये ले लेते हैं अपन, x इक्वल टू 2 और ये आ जाएगी y इक्वल टू 5। ये हो गया रेक्टेंगल। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ दो पॉइंट है ए बी, और वो रेक्टेंगल को 4:1 में डिवाइड कर रहे हैं, और उनकी मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं बी। ठीक है, इसको a कॉमा 0 ले लेते हैं, इसको 0 कॉमा बी ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट जिसका लोकस निकालना है ना बेटा, ये हो जाएगा h बराबर a/2, k बराबर b/2। तो ए बी में जो भी रिलेशन आएगा ना अभी 4:1 एरिया लेकर, तो उसमें a की जगह रख देंगे बाद में 2h, और b की जगह रख देंगे अपन बाद के अंदर 2k, इस लाइन का। तो 4:1 है, तो रेक्टेंगल का क्या एरिया आ रहा है, रेक्टेंगल का एरिया है 5 2 10। तो ये फोर्थ हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है। तो ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हो, ये इसका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना। 1 और 4 के दो टुकड़े हो गए, तो 1/5 हो जाएगा इसका। 1/5 इंटू 10 का क्या मतलब हो जाएगा, 2। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी की वैल्यू आ गई है आई थिंक 4, और ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट टाइप का अपने पास आ गया, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो मतलब क्वेश्चन सिंपल है, बट अभी तक के लिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन लगा है जो बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। मतलब आप समझ रहे हो कि एरिया से लोकस निकाल रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ना, लोकस के शीट वगैरह में भी देखते हैं, लाइन साई कट करके चली गई, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, एक कॉर्ड बना दी है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यहाँ से पास हो रही है उसके मिड पॉइंट का, ये सब होता है। तो यहाँ से एरिया के थ्रू कभी मिड पॉइंट का या इसका लोकस नहीं निकाला गया। तो ये क्वेश्चन मतलब टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, ऐसा तो थोड़ा सोचना है। मॉडरेट है, बट मजेदार क्वेश्चन है ना। दिस इज मैथ्स। 9th पे आते हैं, सेट का क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी मेमोरी बेस में, तो इस बार पहली बार ही देख रहा हूँ। तो अवार्ड है इवेंट ए में 48 जन है ना। तो अगर इवेंट ए की बात करें, तो अभी के लिए मैं एन ऑफ ए लिख लेता हूँ। 48 है, देख लेता हूँ फॉर्मूला से आ गया तो ठीक है, नहीं तो वेन डायग्राम बना देंगे। और बी में 25 है, सी में 18 है। तो बी में हो जाएंगे 25 और सी में कितने हो जाएंगे 18। तो ये तो ए बी सी अलग अलग पूरा पूरा सेट का काउंट दे रखा है। अब इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है 60। तो तीनों का कॉमन जो इंटरसेक्शन है ये 60 के बराबर दे रखा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, आपको याद है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक एक बार जो आते हैं सब, माइनस एग्जैक्टली जो दो बार आते हैं सब, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए। और लास्ट के अंदर क्या ऐड कर देते हैं अपन, वो जो तीनों एग्जैक्टली 3 बार आते हैं, ए बी सी। तो इस बार फॉर्मूला सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर तो ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं है। तीनों का 5 दे रखा है और एग्जैक्टली 2 पूछा है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया आपको इसके अंदर, है ना।
तो ये 60 है ना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 48, 25, 18 और ये निकालना है। इसको ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट में, 60 को इधर ले आओ, तो 48 प्लस 25 प्लस 18 माइनस 60 प्लस 5। तो काफी आसान पूछ लिया इन्होंने, है ना। तो ये हो जाएगा 66 प्लस 30 माइनस 60, ये आ जाएगा 36 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा ये क्या है 21 कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन ठीक करिए। हाउ मेनी गॉट एग्जैक्टली, अच्छा सॉरी एग्जैक्टली, हाँ किया है परेशान। एग्जैक्टली 2 पूछा, ये तो अपन ने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए निकाल दिया। मतलब अपन ने जो निकाला है ना बेटा, ये इससे क्या आ रहा है आंसर 36। तो अपन ने निकाला है ये ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इसमें ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है जो तीनों की ओवरलैपिंग पर आता है, ये इसके अंदर 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो 5 इंटू 3 ये हटाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ ये हिस्सा नहीं आता। एग्जैक्टली 2 का मतलब है कि ये चाहते हैं कि अपन सिर्फ ये वाला हिस्सा लें, बीच वाला ये 3 वाला काउंट नहीं करना। पर ये हिस्सा अपन क्या कर रहे हैं, 3 बार ऐड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए में। तो अपन को यहाँ 36 में से 5 3 से 15 हटाना पड़ेगा। लॉजिकल है। अगर ऑप्शंस यही थे तब तो चमक जाएगा, अगर ऑप्शंस के अंदर 36 भी था और मेरी तरह गलती कर दी है तो वो आपका भी गलत हो गया होगा। बट इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ओपन माइंडेडली सॉल्व करना है। तो इक्विवेलेंट पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो यहाँ पे बोला है इफ आई हैव फीवर देन आई टेक मेडिसिन एंड आई टेक रेस्ट। तो इफ देन है, इफ देन जब भी होता है तो इम्प्लाइज आता है ना, ये अपन को पता है। तो इफ देन है ना, और इफ के बाद क्या है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर का मतलब है पी, तो इधर आ जाएगा पी। और देन के बाद क्या है, आई टेक मेडिसिन एंड आई टेक रेस्ट। आई टेक मेडिसिन क्यू का उल्टा है ना, नेगेशन क्यू। और आई टेक रेस्ट है आर, है ना, और एंड है। तो आई टेक मेडिसिन का मतलब है नेगेशन क्यू एंड आई टेक रेस्ट पी, है ना। एंड पहले सॉल्व होता है इफ देन से, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के लिखा जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट पूछा है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इम्प्लाइज हटाएंगे। इम्प्लाइज हटाते तो क्या आता है, नेगेशन पी और आ जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, बीच में यहाँ पर एंड है, यहाँ पे क्यू और आर के बीच में, और फिर आ जाएगा नेगेशन पी और आर। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और आर। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी। 11th क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लेंदी या डिफिकल्ट लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच जो आपने फॉलो करी। तो ये वाली जो शिफ्ट है 11th की मॉर्निंग, इसके अंदर कुछ 5-6 सवाल अच्छे भी हैं, एकदम इजी पेपर भी नहीं है, मॉडरेट रहा है। तो दो रिलेशन दे रखे हैं इन्होंने, अगर अपन यहाँ पर आए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a, ये 4 दे रखा है, ए को अलग कर सकते हो बेटा, है ना। तो पीछे बचेगा a प्लस 2i। ठीक है, एक ये दे रखा है, दूसरी चीज क्या दे रखी है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज बराबर अल्फा ए प्लस वन। तो ए ट्रांसपोज बराबर अल्फा ए प्लस वन। अच्छा, इनका ऑप्शन और इनका क्वेश्चन पता नहीं मुझे सही है नहीं, क्योंकि एक दूसरी जगह देखा था, वहां पर भी क्या था कि अल्फा तो निकालना था पर अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम था। इन्होंने तो बस अल्फा की एक वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन दिया है, बट पता नहीं मेमोरी बेस में क्या। आप कमेंट्स में बता सकते हो बेटा, अगर आपकी 11th शिफ्ट वन थी कि एग्जैक्टली अल्फा की वैल्यू पूछी थी या अल्फा की वैल्यू उसका सम पूछा था। तो हम अल्फा की ओवरऑल ट्राई करेंगे, सारी ही वैल्यू निकाल दें। ये क्वेश्चन जो क्लास में जिन्होंने एटलीस्ट अटेंड किया था साथ में, उनको तो यही लास्ट में प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस कर रहे थे तब एग्जैक्ट सेम इक्वेशन करवाई थी। तो अच्छा है कि यही चीज आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जहाँ एक तरफ ट्रांसपोज भी और मैट्रिक्स भी, अपन पूरी का वापस ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि अपन ये ट्रांसपोज एलिमिनेट करना चाहते हैं ना। तो पूरे का ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, अल्फा स्केलर है, ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और आई जो है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज वही रहेगा। समझ रहे हो, ए ट्रांसपोज कैसे हटाओगे, सब्सटीट्यूशन कर दो, ए ट्रांसपोज की ये वैल्यू है ना, इसको नीचे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा ए प्लस आई प्लस आई। तो ये बन जाएगी इक्वेशन ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है, प्लस अल्फा आई प्लस आई। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक को इस तरफ भेज लेते हैं, वन माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस वन। तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा वन माइनस अल्फा, एक हो जाएगा वन प्लस अल्फा।
कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये अपने पास किसके बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस वन आई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि है ना, इन्होंने एक ही ऑप्शन के भरोसे ये चीज सॉल्व कर दी है, एक ही वैल्यू की, क्योंकि क्या इधर भी अल्फा प्लस वन है, इधर भी अल्फा प्लस वन है। तो बिना इस इक्वेशन का यूज किए सिर्फ इस एक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अल्फा प्लस वन जीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी। तो एक सोल्यूशन जरूर अल्फा का आ सकता है, अल्फा बराबर यहाँ पर माइनस वन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अल्फा बराबर माइनस वन होगा तो वो आ सकता है यहाँ पर। इसके केस के अंदर अगर अल्फा बराबर माइनस वन ले तो वो फिर अपने आप के अंदर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है ना। तो वही चीज मेरे ख्याल में इन्होंने यहाँ पर देखी है, जो सेकंड ऑप्शन चूज किया है ना, माइनस वन, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो इन्होंने उसको माइनस वन लेकर ही सॉल्व कर दिया कि चलो यार अल्फा जो है वो माइनस वन ही ले लेते हैं। तो वो चीज इन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर ली है। तो अल्फा अगर माइनस वन होता ना तो फिर यहाँ पर सॉल्व करते तो ए ट्रांसपोज आ जाता अपने पास माइनस ए, और प्लस के अंदर अपने पास यहाँ पर आई आ जाता इस तरह से। तो ये चीज अपने पास आ जाती है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आ रहा है ना अपना, ये वापस क्या हो जाएगा, आई के बराबर ही आ जाता इस तरह से, कि ए और ए ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दे देगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरी पूरी मैट्रिक्स ही निकाल सकते हो। पूरी पूरी मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये ए बी सी डी है, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास इसके केस में, इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा सी, इधर आएगा डी, ऐड कर दो तो टू ए बराबर हो जाएगा वन, टू डी बराबर भी हो जाएगा वन, और बी प्लस सी जो है ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी, हाफ, फिर इधर भी हाफ, है ना। फिर इधर बी प्लस सी जीरो है तो इसको अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इनका सम जीरो है। तो इस तरह की ए मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये एक्स भी आप निकाल सकते हो, एक्स कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए का जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट को फोर करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स, हालांकि मैट्रिक्स पूछी नहीं है इन्होंने, पर निकाली जा सकती है। तो ये अल्फा बराबर माइनस वन का मैजिक है, इसको अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अच्छा, दूसरे केस के अंदर मान लो नहीं है, तो a की वैल्यू आ जाएगी i अपॉन वन माइनस अल्फा। अब यहां से अल्फा कैसे निकलेगा, इसको अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज होगी, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो a बराबर i अपॉन वन माइनस अल्फा का यूज करने जा रहा हूँ बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस टू आई, ये फोर है, और अपना आया था, क्या आया था भूल गया मैं, मेमोरी कम होती जा रही है आजकल। a बराबर आई अपॉन वन माइनस अल्फा, तो a को लिख लेते हैं आई अपॉन वन माइनस अल्फा, यहाँ भी क्या चिपका देंगे, आई अपॉन वन माइनस अल्फा। तो होगा क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर कोई चीज बाहर आती तो स्केलर है तो उसकी पावर हो जाती है n। तो इधर क्या होगा, आई में से वन अपॉन वन माइनस अल्फा बाहर आएगा तो ये होगा वन माइनस अल्फा, इसका होल स्क्वायर बाहर आ गया ऐसा। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो है वो तो वन हो जाएगा। अच्छा, इधर भी आई कॉमन ले लेंगे अपन, आई कॉमन लेंगे तो वन अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस टू ये बनेगा, ठीक है। और ये भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर फोर। ये इक्वेशन आई, समझ रहे हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, हालांकि मैं छोड़ना चाहता हूँ ताकि आप खुद ट्राई करो, बट आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो वन अपॉन वन माइनस अल्फा को टी ले लो, तो ये बन गया टी इंटू टी प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर फोर। स्क्वायर से रूट लोगे अगर आप तो ये प्लस माइनस टू आ जाएगा, एक तरफ ले जाके सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार आएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टू, इसके शायद इमेजिनरी रूट्स हैं तो ये इग्नोर कर देना। एक आ जाएगा, ये इसके रियल रूट है, ये ले सकते हो माइनस टू, कैलकुलेशन एक बार वापस देख लिया करो, है ना, प्लस एट अपॉन टू, तो ये शायद ऐसा कुछ आएगा। और इसको अब अपन वन अपॉन वन माइनस अल्फा के बराबर कर देंगे, है ना। तो उल्टा रैशनलाइज भी कर सकते हो, जैसे वन अपॉन ये जैसे प्लस लेते हो, रूट टू माइनस आई वन आएगा, उसको आप वन अपॉन रूट टू प्लस वन भी लिख के कंपेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अल्फा की इसके अलावा भी वैल्यूज पॉसिबल है। क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ए ट्रांसपोज ए में इक्वेशन थी, तो अगर आपको ये आता था तो क्लियर है, नहीं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये एक अकेला क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट हो सकता है। ट्वेल्थ बड़ा लॉजिकल है इसलिए मैं इसके सीधे सॉल्यूशन पर ही ले आया हूँ, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। तो एक वेक्टर है और a1 a2 a3 जो i j k के साथ वाले कंपोनेंट है, और वो जीरो से वन के बीच में, मतलब हाफ वन बाई थ्री ऐसा।
तो मॉड ऑफ ए पूछा है, तो ए ऑप्शन बोला है मॉड ऑफ ए, A1 A2 A3 सबके मॉड से बड़ा होगा। ये तो सही बात है ना यार। जैसे मान लो हो, आपको एक वेक्टर दे दिया, हाफ आई कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 1/4 k कैप। अब आप मॉड निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा, 1/3 का भी स्क्वायर आएगा, 1/4 का भी स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा ना। तो इसकी जो रूट लूंगा तो वैल्यू वन, जो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, 1/2 है। तो इनकी वैल्यू 1/2 से तो बड़ी ही होगी ना। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि कुछ और भी ऐड हो रहा है इसके अंदर। समझ रहे हो, तो रूट लेंगे तो वैल्यू 1/2 से तो बड़ी आएगी। तो स्टेटमेंट वन तो डायरेक्ट करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। इसके 3 टाइम्स मैक्सिमम से तो कम होगा ना। ये वाली जो वैल्यू है, ये 3 टाइम्स ऑफ 1/2 से तो कम ही होगी। 3 टाइम्स ऑफ ए मैक्स का क्या मतलब, अगर मैं इसको रूट फॉर्म में ले जाऊं तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। समझ रहे हो, 3 टाइम्स 1/2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 9 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 1/2 1/2 1/2 इसका स्क्वायर 9 टाइम्स आ रहा है। ये तो ऑब्वियसली इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये तो 1/2 से भी छोटी दो क्वांटिटीज का स्क्वायर है, और इसमें तो 1/2 का स्क्वायर 8 बार 8 टाइम्स और आ रहा है इसके अलावा। तो 3 मैक्स से तो ये डायरेक्टली छोटा है, पता चल रहा है। तो पता नहीं ये क्वेश्चन किस हिसाब से दिया, या तो कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों को मैक्स समझ में नहीं आता है ना। आप यहाँ 1/2 1/3 1/4 केस लेकर भी कर लेते ना, तब भी आंसर आ जाता कि वो था ट्रू। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट डिफरेंशियल बना सकते हैं। तो 1 - x² y² dx, एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। तो अपन नीचे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - xy होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है आई थिंक dx आ रहा है शायद, है ना। और राइट साइड के अंदर क्या आ रहा है, x dy प्लस वाई डी एक्स। अब यार ये जो x dy प्लस वाई डी एक्स कभी दिखता है ना, तो ये पता चल जाता है कि यार ये x इंटू वाई पे प्रोडक्ट रूल है, तो इसको d ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा dx बराबर, है ना, dx तो लेफ्ट में आ गया, इक्वल टू में राइट में क्या आएगा, d ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में 1 - xy का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए t मान लो, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस में एक c भी लगा लो यार, इनडेफिनेट होता है। और इधर आएगा dt अपॉन 1 - t स्क्वायर। अब इसको क्या कर लोगे आप, ब्रेक कर लोगे इंटीग्रेशन करते वक्त, है ना। 1/1 - t प्लस 1/1 प्लस t। तो ln 1 - t ln 1 + t में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर c निकाल लेंगे, क्योंकि x बराबर 2 पे वैल्यू y बराबर 4 है। तो बड़ा ही आसान है, मतलब एग्जैक्ट बनाकर सॉल्व करना, बस वो प्लस से निकालना थोड़ा सा मे बी लेंदी हो सकता है। 14th पर आते हैं। तो ये पूरे पेपर का सबसे मतलब घटिया वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घटिया तो कुछ नहीं होता दुनिया में, बट मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने डी-अरेंजमेंट पढ़ा चाहिए, तो डी-अरेंजमेंट की डेफिनेशन है, 5 बॉय है, 5 रोल नंबर है, कोई भी अपनी खुद की सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्या आंसर आएगा, D5। 4 जने हैं, किसी को खुद का अम्ब्रेला नहीं मिलना चाहिए, सब एक पार्टी में गए, सबने अपने अपने 4 अम्ब्रेलाज रखे, वापस घर जा रहे हैं, अम्ब्रेलाज पिक कर रहे हैं, पर किसी ने अपना खुद का अम्ब्रेला नहीं उठाया, D4। तो डी-अरेंजमेंट है, आंसर D5 होगा। अगर डी-अरेंजमेंट नहीं आता तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का, जाकर देख लो, छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो है। तो D5 डायरेक्ट आंसर है, D5 की ये वैल्यू है। तो D5 तो याद भी होता है ना, D3 2 D4 9 D5 44, ये तो क्लास में रटने के लिए भी बोला हुआ है, तो इसलिए इसको तो देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। तो स्टैट्स का शायद अभी तक नहीं मिला है, मे बी रीजनिंग के 2 डाल दिए। तो यहाँ पे तो ट्रूथ टेबल बनानी पड़ सकती है, वेन डायग्राम आता है तो ठीक बात है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब पी क्यू आर की क्या कितनी वैल्यूज पॉसिबल है कि आंसर ट्रू आ जाए, है ना। तो पी क्यू आर के टोटल तो आपको पता है 8 केसेस बन सकते हैं, 2 × 2 × 2, क्योंकि सब कुछ ट्रू या फॉल्स हो सकता है। पर बोल रहा है उनमें से ऐसे कितने केस हैं जिसको रखने पर वैल्यू फाइनली ट्रू आनी चाहिए। समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर, मेरे को ट्रूथ टेबल थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर पहले ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर पी क्यू आर है ना। तो एक मिनट, पेन को क्या हो गया, हाँ। तो यहाँ पर अपने पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ये चलेगा। क्यू के अंदर क्या लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और पी के अंदर क्या लिख लेंगे अपन, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट में देखो क्या इवेलुएट करना है, P और Q। तो P और Q इवेलुएट कर लेते हैं। और के अंदर एक भी ट्रू होता है ना, P और Q में चेक कर रहे हैं, और के अंदर अगर एक भी ट्रू होता है तो फाइनल रिजल्ट जो आता है अपने पास वो ट्रू आ जाता है।
दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स आता है ना। और P और R, P और R कर लेते हैं, P और R ये होगा, ये दूसरा ब्रैकेट है P और R, P और R के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, और Q और R में इम्प्लाइज है, तो इसमें एंड का एक कॉलम बना लेते हैं, एंड का इसका जो रिजल्ट आएगा उसका कॉलम अगर अपन बना लेंगे तो कॉलम आ जाएगा ट्रू एंड ट्रू, 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 5 तक तो ट्रू एंड ट्रू है, इसके आगे कहीं ना कहीं फॉल्स बन ही रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब फाइनली लास्ट में क्यू और आर का कॉलम बना लेते हैं, फिर इसमें इम्प्लाइज भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, फिर आ रहा है अपने पास फॉल्स, और फिर आ रहा है अपने पास ट्रू 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 फॉल्स। अब इम्प्लाइज जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है बेटा, एक केस को छोड़ के, अगर ट्रू से फॉल्स जाता है ना, अगर ट्रू से फॉल्स जाता है तो फॉल्स आता है, उसके अलावा बाकी सारे केसेस, चाहे वो ट्रू से ट्रू जाए, चाहे वो ट्रू से ट्रू के अलावा फॉल्स से ट्रू जाए, या फॉल्स से फॉल्स जाए, सारे ट्रू है। तो इस एक केस के अलावा बाकी सारे के सारे 7 ऑप्शंस के अंदर आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस परेशान नहीं कर रहे, ये फिर से देखो क्लास में कराते हैं ऐसे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, टोटल 60 + 1 61 टर्म्स है, रैशनल टर्म्स पूछ लिए तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर बाइनोमियल का इस शिफ्ट में, बाइनोमियल के तो मेंस में तो हर शिफ्ट में आते ही है सवाल, कभी दो भी आ जाते हैं, इसमें फिलहाल तक अपन को एक ही दिखा है, 3 की पावर 3/4, और प्लस में यहाँ पर है 5 की पावर 3/2 होल पावर 60। जनरल टर्म क्या आएगा, 60 CR, 3 की पावर 3/4 में आ जाएगा 60 माइनस आर, और 5 की पावर 3/2 में आ जाएगा आर। तो अब यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3R/4, और यहाँ आ जाएगा 3R/2। तो इसके हिसाब से इसको इंटीजर बनना है तो R 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ R 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एलसीएम लेंगे तो R 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 0 से 60 के अंदर 4 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, 0 4 8 12 16 से लेकर 60, तो 4 इंटू 0 से 4 इंटू 15 तक टोटल 16 नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कैसे होंगे, रैशनल हो जाएंगे। 17th के अंदर पॉइंट है, इमेज निकालनी है। 10th की जो शिफ्ट सॉल्व करी थी उसमें बोला था इनको स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस और प्लेन में पॉइंट की इमेज से बहुत प्यार है, करके जाना, अगर आपने देखा होगा या पहले से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हो गया होगा। मैं फॉर्मूला से करना प्रेफर करता हूँ, तो फॉर्मूला लगाकर आपको बता देता हूँ एक बार, आप लॉजिकली करते हैं तो आप लॉजिकली भी कर सकते हैं। 2x + y - 3z = 6 ये दे रखा है, और इमेज जो अपन को इसमें निकालनी है, ये 2, 3, 5 की इमेज निकालनी है। तो 2, 3, 5 इसकी इमेज अपन यहाँ पर किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ देखें तो x - x1/a आएगा, फिर आएगा y - y1/b, और आएगा z - z1/c, है ना। और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे -2 टाइम्स पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 + 3 - 3 5 ज़ा 15 -6 अपॉन 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 14। तो 7 - 21 अपॉन 14, ये -1 है, तो ये 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, x हो जाएगा 2 × 2 + 2 तो 6, y हो जाएगा 3 × 2 + 1, z हो जाएगा -3 × 2 + 5। तो ये 6 7 -1 ये अपनी इमेज आ रही है, सबका सम पूछा है। एक मिनट, सम मैच क्यों नहीं कर रहा है, 10 दिया हुआ है, अपन ने लिखा तो सही है, 2x + y - 3z = 6, और 235 की इमेज ले रहे हैं। तो 235 के लिए अपन ने x में, अच्छा यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिया, सॉरी, यहाँ 3 आ जाएगा, इधर 1 आएगा। ये डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो इनका कोफिशिएंट्स होता है, तो ये ऐसा आएगा। y मैंने गड़बड़ कर दिया, तो y के अंदर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 10 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, तो मीन ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है, तो अब इसको मैं स्टैटिस्टिक्स का मानूं या बाइनोमियल का मानूं, बट x से x की पावर 7 तक के बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो अगर अपन 2 + x की पावर 9 देखें, मेहनत करवाई दी, लेंदी कहीं ना कहीं तो कर ही देते हैं ये लोग, 2 + x की पावर 9, अब बाइनोमियल की प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। कोफिशिएंट्स का सम पूछा बेटा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम नहीं पूछा है, तो आप 9c 1 से 9c 7 ऐड मत कर देना। एक्सपेंशन की शक्ल ऐसी होगी जैसे 9c 0 2 की पावर 9, ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट,
फिर 9c1 टू की पावर 8x, एक्स की पावर 1 का। फिर अगला आएगा 9c2 टू की पावर 7, एक्स स्क्वायर का। एक्स की पावर 7 में क्या आएगा, 9c7 टू स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स की पावर 7। फिर लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म आएगा कुछ इस तरह से, और लास्ट टर्म तो ये आ जाएगा। तो अपन अगर कोफिशिएंट्स जो है वो देखना चाहते हैं तो अपन को ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो चाहिए, यहाँ से x से लेकर के x की पावर 7 वाले चाहिए, और ये तीनों अपन को नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ टोटल ओवरऑल जो सम आता है ना, उसमें से ये तीनों रिमूव कर देते हैं। आप इतने सारे बैठ के कब ऐड करोगे, x की पावर 7 वाले 7 टर्म्स है। तो सारे कोफिशिएंट के सम के लिए वेरिएबल हटाते हैं, x को 1 रखते हैं। आई होप आपको याद हो। तो 3 की पावर 9 आएगा, जो निकालना अपने आप में बड़ा लेंदी टास्क है, अगर याद है तो ठीक है। 3 की पावर 6 729 होता है, 729 ही होता है ना, हाँ। तो ये 3 की पावर 6 है, और इसमें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो काफी गंदा आ रहा है यार, ऐसा कुछ आ रहा है, पता नहीं, कैलकुलेशन बाद में सुधार देंगे। अभी ये सब नहीं चाहिए, ये हटाना पड़ेगा इसमें से। 9c0 तो 1 है, 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 होता है 512। 9c8 इंटू टू, 9 इंटू टू 18, और 9c9 ये हटाना है। आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं, कोई कैलकुलेशन खराब करी है शायद मैंने कहीं पे। तो 3 की पावर 4 81 था, 3 की पावर 5 243 है, 3 की पावर 6 729 है, और 3 की पावर 9 बन रहा है। 3 की पावर 9 के लिए करेंगे तो 6000 में तो जा रहा है ये आराम से। जा तो रहा है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं हालांकि सॉल्यूशन, मेरे को गलती तो फिलहाल पता नहीं चल रही है, एक बार के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, ये हमारा इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप कौन सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप के अंदर ये 25th क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इस पे वापस आ जाते हैं। 25 के अंदर इनका 2736 आ रहा है। ओके, अच्छा, मीन निकालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मीन भी निकालना है, वो तो मैं भूल ही गया। तो इसके अंदर अपन ने ये तो सही किया है, 3 की पावर n 9 है, इसमें से एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो तरीका याद रखना है ना, कोफिशिएंट्स जो है सारे ऐड करोगे तो फिर टाइम लगेगा, फिर बोलोगे सर मीन्स में लेंदी आते हैं। वैसे तो है ही लेंदी, बट अपन इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। तो 3 की पावर 9 टोटल है ही हमारे पास, और अच्छा यहाँ भी 3 क्यूब आएगा, ये 27 होगा। तो एक्सप्रेशन कैलकुलेशन वाइज गंदा बनेगा, -2 की पावर 9 ये जो है, -19, और मीन है 7 टर्म्स है तो अपॉन में 7 करना है। तो ये फाइनल आंसर होगा। सॉल्व करने पर 2736 ये इन्होंने दे रखा है। तो 3 की पावर 9 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10,000 से भी बड़ा कुछ आएगा। तो ठीक है, लेंदी आ जाते हैं पर मुश्किल नहीं है, कर सकते हो यार, 3 मिनट तो देते ही हैं एक सवाल के लिए। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस है, तो स्टैटिस्टिक्स रीजनिंग से काफी खेल लिया यार, 3-4 सवाल दे दिए स्टैट्स रीजनिंग के, और क्या चाहिए आपको। तो 2 सेट हैं, और स्टैटिस्टिक्स वन शॉट वीडियो देखा था उस वही पर बेस्ड है। तो एक प्रॉपर्टी तो इसके अंदर, जो इसके अंदर दिख रही है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो मेरे साथ, तो मीन और वेरिएंस दे रखे हैं, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो आपको पहले भी बताया था, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन में वही चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पर वेरिएंस के अंदर वो चेंज नहीं आता। वेरिएंस सिर्फ तब होता है चेंज जब सब में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सेट ए और सेट बी, तो इन्होंने जो बोला है वो एक बार अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक सेट ए है, और सेट ए के साथ अपने पास एक सेट बी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस कितनी है। सेट ए में 5 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स है, तो n1 लिख लेते हैं 5, और n2 लिख लेते हैं 5। अब इनकी मीन वेरिएंस दे रखी है। सेट ए में मीन वेरिएंस है 5 और 8, तो इसका मीन है 5 और वेरिएंस होता है सिग्मा 1 स्क्वायर, ये है 8। सेट बी पर आ जाते हैं, सेट बी में मीन और वेरिएंस है 12 और 20, तो यहाँ पर जो मीन है ये है 12, और यहाँ पर जो वेरिएंस है ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 20 के बराबर। अब इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, सेट सी तो बनाया है, ए में से सब में से 3 हटा दिया और बी में सब में 2 ऐड कर दिया। तो इसमें से सब में 3 हटा दिया है ए में से, है ना, और बी में सब में क्या कर दिया इन्होंने, 2 ऐड कर दिया। वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मीन 5 से हटके 2 हो जाएगा, और यहाँ मीन 12 से हटके 14 हो जाएगा। और कंबाइन करने के बाद इन्होंने सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस पूछा है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। न्यू कंबाइंड वेरिएंस क्या था अपने पास, n1 इंटू एक्स वन बार चेंज्ड हुआ
मीन ले रहे हैं, प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये 80 अपॉन 10 8 आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक था, पर मैंने बोला था कि एग्जाम में काम आएगा, याद रखना। तो दूसरा क्वेश्चन मिल चुका है इस बार, जो इसी एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, और प्लस में आ जाएगा n1 इंटू अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। गंदा है बट काम आता है, क्या कर सकते हैं। तो n1 है 5, सिग्मा 1 स्क्वायर है 8, ये चेंज नहीं होगा। n2 है 5, सिग्मा 2 स्क्वायर है 20, नीचे आ जाएगा 10। n1 इंटू n2 होगा 5 इंटू 5, n1 प्लस n2 10 है, 10 का स्क्वायर जो करेंगे, 10 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन में 100 आ जाएगा। दोनों के मीन का डिफरेंस पहले 7 था, अब चेंजेस के बाद 12 हो गया, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 25 फोर जा 100, 4 इंटू 36 144। यहाँ 40 और 100 ऐड हो रहा है, 140 अपॉन 10 हो जाएगा 14। तो 14, 36 और 8 ऐड कर देंगे, आंसर 58 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो 58 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पढ़ा हुआ काम भी आता है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 एजीपी पर बेस्ड है। 10th की शिफ्ट डिस्कस करी थी, तब बोला था कि मेथड ऑफ डिफरेंस आ गया है दो पेपर में लगातार, अब एजीपी आ सकता है। 11 शिफ्ट 1 में आया भी एजीपी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अभी एजीपी है नहीं, बट सब्ट्रैक्शन करने के बाद बन सकता है। तो इसको पहले शिफ्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो और इनफाइनाइट टर्म्स भी नहीं है, तो थोड़ी मेहनत लग सकती है। बट अगर सीक्वेंस सीरीज में अगर हाथ अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो आपने आई बिलीव शायद मे बी इंटीजर्स या न्यूमेरिकल में यही किया हो। 109 से 1 तक जाना है, 109 टर्म्स है, तो 109 है। फिर यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई होता है, तो एजीपी, ये मेथड ऑफ डिफरेंस एजीपी 7 लग रहा है, तो 2 बार लगाना पड़ सकता है। ये 106 बाय यहाँ पर आ जाएगा 5 क्यूब, और लास्ट में जाएंगे तो 1 अपॉन 5 की पावर 108। तो ये सीरीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पे फिर से इन्होंने सही नहीं लिखा है, एस यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। मैं एक बार यहाँ चेक करके बता देता हूँ क्या है। क्या है कि आप लोगों को एनालिसिस देने के चक्कर में जितने भी कोचिंग वाले बनाते हैं ऑनलाइन जल्दी डाल देते हैं, तो फास्ट फास्ट करते हैं ना, तो मिस्टेक होने का चांस रहता है थोड़ा सा। तो पीडीएफ के अंदर तो आ ही जाते हैं क्योंकि कंपाइल करते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो 16S है शायद, यहाँ पे तो गड़बड़ी है। ठीक है, पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन से। अपन तो सम निकाल लेते हैं यार, बाकी तो जो आएगा आप इसमें पुट कर ही सकते हो ना। तो सम निकालना है तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/5 से, और यहाँ से धक्का मारो एक एक टर्म को आगे, और क्या। तो ये क्या होगा 109/5, ये हो जाएगा 108/5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 107/5 क्यूब। चलता रहेगा, पीछे यहाँ 2 होगा, वो भी यहाँ आ जाएगा, और ये लास्ट वाला टर्म आगे चला जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं। s में से s/5 हटाओगे क्या आएगा 4s/5। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये बचेगा अकेला, और ये बच जाएगा अकेला। तो 109 अकेला है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ अब इनका डिफरेंस लिख लो। मैं माइनस पहले कॉमन ले रहा हूँ ना, ये सब नेगेटिव आएंगे। तो ये 1/5 आ रहे हैं, 1/5 स्क्वायर आ रहा है, 1/5। हाँ, तो 2 बार नहीं लगाना पड़ रहा, एक बार में ही काम चल रहा है ना। सिंपल एजीपी हो गई है, तो कुछ ज्यादा परेशान भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि क्या पता, जैसे पिछली बार दिया था 2 बार लगाने पर आ रहा था एजीपी। तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना। अब इसका तो क्या करोगे, जीपी से फॉर्मूला निकाल लो। 108 टर्म्स है, 5 की पावर 1 से 508। तो फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस आर की पावर एन, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आर। ये सॉल्व करोगे 4/5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो अब ये सब कुछ आ चुका है, एस निकालना है तो 5/4 से उधर मल्टीप्लाई कर देना। तो इजी क्वेश्चंस है, मैं एक बार लास्ट में एनालिसिस देख लूंगा। अभी आते हैं अगले पे। तो मतलब ये वो पहला या दूसरा चैप्टर आई थिंक जो 11th में पढ़ते हैं, लॉगरिथम। और लॉग की इनइक्वालिटी है, वेरिएबल की बेस में भी वेरिएबल है, तो दो केसेस बनते हैं। तो उस वक्त लॉग लाइट में लेते हैं कि यार ये कहाँ काम आता है। तो उन्होंने क्या किया कि लॉग पे क्वेश्चन ही दे दिया। लॉग अलग से कभी ऐसे दी नहीं होगी इनइक्वालिटी, आई थिंक मेरी रिसेंट मेमोरी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे लॉग की इनइक्वालिटी पर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। तो वैरायटी चाहिए इनको भी, इतने सारे शिफ्ट्स पर अगर अपने पास क्वेश्चन बन रहे हैं।
तो लॉग ले लेते हैं यहाँ पे। लॉग के अंदर अपने पास यहाँ पर नंबर और बेस है। नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x+7 अपॉन में है 2x+3 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर अपन बेस देखेंगे तो बेस दे रखा है x+7/2, तो बेस यहाँ पर आ जाएगा x+7/2 और ये पूरी की पूरा नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा दो केस लेने पड़ेंगे, है ना। वेरिएबल बेस है, एक बार बेस मानोगे x+7/2 से 1 के अंदर, तो यहाँ से x आ जाएगा -7/2 से लेकर के -5/2। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये उधर भेजेंगे, इसकी पावर 0 लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर है, पर 1 या 1 से छोटा होगा। बेस 1 से छोटा है इसलिए साइन चेंज हुआ। तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा 0 से तो हमेशा बड़ा होता ही है ना। लेकिन 0 भी हो सकता है -7 हो तो ये हमेशा ट्रू है ये वाली इनइक्वालिटी। बस एक केस में ये प्रॉब्लम करेगी कि x -7 नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स -3/2 भी नहीं लेना। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो x+7 का होल स्क्वायर अपॉन 2x+3 का होल स्क्वायर है। एक तरफ ले आते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 2x+3 का यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 2x+3 का होल स्क्वायर है ही लेस देन इक्वल टू 0। तो नीचे वाला रूट जो है वहां पर तो ओपन आएगा ही, होल स्क्वायर है तो वहां पे साइन भी चेंज नहीं करेंगे, पावर इवन होती तो साइन चेंज नहीं करते। ऊपर के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर ले लो, एक आ जाएगा ए प्लस बी और एक आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो -x+4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका रूट है 4 क्लोज्ड और इसका रूट है -10/3 क्लोज्ड। और यहाँ माइनस क्योंकि x के कोफिशिएंट में तो इधर प्लस से नहीं माइनस से शुरुआत होगी, माइनस प्लस इवन है साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस। और लेस देन 0 लेना है तो -10/3 या उससे छोटा ले लेंगे ये पूरा हिस्सा, या 4 या उससे बड़ा, पर कॉमन लेना है इसके साथ। तो हमें देखना है कि -7/2 से -5/2 और इस इंटरवल में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो आई थिंक -7/2 से लेकर के -10/3 वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा। इनके बीच में हालांकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, तो कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन आ तो नहीं रहा। कैलकुलेशन एक बार आप ऑल दो दोबारा चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, अपन जल्दी जल्दी देख रहे हैं, मिस्टेक हो सकती है। सेकंड केस में x+7/2 बेस ये 1 से बढ़ा ले रहे हैं, तो अब इस इनइक्वालिटी का जो साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब ये साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। तो इसको अगर अपन एक तरफ ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो अब इस बार आएगा x प्लस, क्या था अपने पास, वापस देख लेते हैं क्वेश्चन में, x+7/2x+3। तो x+7/2x+3 का यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर भी वही पहले जैसे सेम फैक्टर्स हो जाएंगे, बस ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर अपन को क्या लेना है, 1 लेना है सिचुएशन के अंदर। तो वही है कि अब इस बार जब करेंगे तो जो पहले हिस्सा छोड़ा था वो वाला हिस्सा अब यहाँ पर अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, -7/2 से ये बड़ा होना चाहिए, तो एक ये लाइन आएगी -7/2 से बड़ी। तो कॉमन लेंगे अपन इनके अंदर, तो -7/2 से 4 आ जाएगा, -3/2 को ओपन करके। तो उस बीच में इंटीजर्स आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, 8 इंटीजर्स। तो दो बेस की अलग सिचुएशन लेके सॉल्व करना था। हालांकि पहले वाले केस में कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, तो आप अगर वो लेना भी भूल गए और सिर्फ सेकंड लिया तो आंसर मैच कर जाएगा। तो ये मान लेना कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपका क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है अगर आपने केस 1 नहीं लिया है तो। पर अभी आगे के लिए ध्यान रखना, डोमेन वगैरह में कभी परेशान करेगा। फिफ्थ अगेन लेंदी क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस में आया तो बहुत लेंदी रहा होगा, सिंगल चॉइस में नहीं आया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 100 टर्म्स एपी में है, तो अपन 100 टर्म्स एपी में ले लेते हैं। फिर से इस बार मीन काफी बार देखने को मिल रहा है, खूब सारी एवरेजिंग वगैरह करी है इन्होंने स्टैटिस्टिक्स से इंस्पायर होकर। तो 100 टर्म्स अपन ले सकते हैं, या एपी के अंदर 100 टर्म्स कैसे लेंगे, ए से शुरुआत कर देंगे और ए से आगे जाएंगे a+d, a+2d, और 100th टर्म जो है ये आ जाएगा अपने पास a+99d, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म 2 और मीन 200, तो d आ जाएगा ना, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 2, और मीन के लिए क्या करेंगे, पहले सबका सम ले लो 100/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये आ जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन में 100 कर देंगे तो 100 से 100 चला जाएगा। और मीन किसके बराबर दे रखा है इन्होंने,
200 के बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू कर देंगे अपन 200। तो यहाँ से आई थिंक अपने पास 4 वैल्यू आ जाएगी, 2 को उधर भेजेंगे तो d बराबर 4 आ जाएगा आई बिलीव। तो A2 आ गया, D4 आ गया, तो जनरल टर्म जो AI है ये हो जाएगा A प्लस आई माइनस वन इंटू डी, यानी 4i माइनस टू। अब इसी का यूज आगे किया इन्होंने, ये जो 4i माइनस टू अपने पास आ रहा है, ये आगे कहाँ यूज किया है, BI डिफाइन करने में। BI बोला है आई इंटू AI माइनस वन, और फिर मीन पूछ लिया है B1 से B100 का, तो B1 से B100 का सम करके अपॉन 100 करना है। तो आई AI माइनस आई का अपन को बेसिकली समेशन करना है 1 से 100 और फिर 100 से डिवाइड करना है। तो आई इंटू AI माइनस आई, तो आई AI माइनस आई मेमोरी बेस्ड है ना, हो सकता है अलग वेबसाइट आप देख रहे हो तो वहाँ कुछ डेटा अलग हो। तो ये है, अब इसका समेशन कर लेंगे 1 से 100, आगे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर का समेशन n प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6 होता है, और यहाँ 2 इंटू आई बनेगा, आई का समेशन n प्लस वन बाई 2 होता है। लास्ट में जब आप अपॉन 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, कोफिशिएंट्स यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो इतना डिफिकल्ट या लेंदी भी नहीं है ना, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, तो पहले सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि e की पावर x पढ़ा है ना, बाहर दिख ही रहा है क्वेश्चन देख की शक्ल देख के, और फिर लिमिट चेंज करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ln है तो प्रॉपर्टी लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय पार्ट कर देंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अपन आते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये मतलब टफ भी नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं बोलूंगा, ये पेपर डुएबल है। मतलब जनवरी में या लास्ट ईयर तो कुछ एकदम एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं चले गए थे, कुछ भी दे दिया था। इस बार ऐसा नहीं है, कुछ शिफ्ट्स तो इसकी बहुत ही आसान नहीं है, पर 11th शिफ्ट 1 में देख रहा हूँ, 11th 2 मैंने अभी तक करी नहीं है, मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ। 12th को शायद बी आर्क बी प्लानिंग का है या नहीं पता चल जाएगा। तो 13 15 16 ऐसे ही कुछ बाकी है, तो अभी तक तो इन्होंने कुछ बहुत खतरनाक करने की कोशिश करी नहीं है। पर आप पॉइंट ये कि पहले से सोच के ना जाएं कि पेपर टफ होगा या पेपर इजी होगा। अगर आप वहीं पर जाकर ही देखेंगे ना एग्जाम के अंदर, तो बेटर रहेगा कि यार क्या करना है या नहीं करना है ना। तो पहले से मैं कह रहा हूँ सोच के मत जाना कि पेपर टफ होगा या इजी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, e की पावर x है, और ln के अंदर अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है, e की पावर x, और 1 प्लस रूट के अंदर दे रखा है e की पावर 2x, ठीक है। अब e की पावर x को ऐसा करते हैं अपन t ले लेते हैं, तो e की पावर ln2 जो है वो 2 हो जाएगा। e की पावर माइनस ln2 अगर लोगे ना बेटा, तो माइनस ऊपर जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये हाफ हो जाएगा। और e की पावर x dx बाहर dt में काम आ गया, और ln के अंदर अब ये बच जाएगा t प्लस रूट वन प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से। तो कोई खास प्रॉपर्टी अभी लगती हुई दिख तो नहीं रही मेरे को, आपको दिखे तो आप बता सकते हो, मैं बाय पार्ट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वन मान लूंगा, फंक्शन वन, वन का इंटीग्रेशन टी होगा, टी के साथ ये ln के अंदर ये जो भी रामायण है ये आ जाएगी, और लिमिट बाद में लगा लेना आप हाफ से टू। फिर माइनस के अंदर अपन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, टी तो है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, और प्लस के अंदर 2t अपॉन रूट वन प्लस टू रूट वन प्लस टी स्क्वायर, और ये खुद आ जाएगा यहाँ पर रेसिप्रोकल के अंदर नीचे। तो ये तो डिफरेंशिएशन तो है ही है, और इसका ये पार्ट नीचे आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ 2 से कट करके एलसीएम लोगे ना, तो t प्लस रूट वन प्लस टी स्क्वायर भी चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना सा रह जाएगा ये। अब वन प्लस टी स्क्वायर को पी स्क्वायर लेकर फिर से इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, या वन प्लस टी स्क्वायर को पी भी ले सकते हो। तो सिंपल डायरेक्ट बाय पार्ट का क्वेश्चन है e की पावर x के सब्स्टिट्यूशन के बाद। और 16th क्वेश्चन, अच्छा एग्जैक्ट है, तो ये भी उस मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन के साथ इसको भी टफ या अच्छी कैटेगरी में डाल देना। हालांकि दोनों ही बहुत लॉजिकल थे, ये भी बड़ा ही प्यारे तरीके से लॉजिकल है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार इस एक्सप्रेशन को, एफ डैश एक्स एक्स लॉग एक्स एफ एक्स लॉग एक्स प्लस एफ एक्स, ये एफ एक्स लॉग एक्स, एफ एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है। आपको कैसे पता चला सर? अरे देखो ना, एफ एक्स के लिए यहाँ एफ डैश एक्स है, फिर एफ एक्स एज इट इज है, और एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लॉग एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स के साथ लॉग एक्स और वन ये दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर डिफरेंशिएशन है एफ एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स का, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, ये बोल रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन।
तो अगर किसी का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पर भी यही होगा, इस पूरे को एक फंक्शन मान लेता हूँ मैं जी एक्स। तो ये जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या आप बात समझ रहे हो? जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। F2 F4 पता है, 2 से 4 की बात कर रहे हैं ये कि भाई 2 से 4 के बीच में अगर x है तो क्या होगा। तो 2 से 4 के बीच में x है तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि यार जी एक्स इंक्रीजिंग है और अगर x मेरा 2 से 4 है तो G2 से Gx बड़ा होगा और उससे G4 बड़ा हो जाएगा। सिंपल, दैट्स इट। अब यहाँ पर 2 रख दो तो मतलब 2 टाइम्स F2 log ऑफ 2, इससे बड़ा हो जाएगा क्या बोलेंगे x, fx log x, और उससे भी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 4 f4 log 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब F2 और F4 दे रखे हैं हाफ और 1/4, तो F2 हाफ है तो ये कट हो जाएगा, F4 1/4 है ये कट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास 2 से 4 के बीच में, क्योंकि x और log x पॉजिटिव ही है तो उसकी रेंज आ गई अपने पास। x log x से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी से कर सकते हो। तो log 2 अपॉन x log x से fx आ जाएगा log 4 अपॉन x log x के बीच में, अगर x किसके बीच में 2 से 4 ऐसा। अब आप 2 से 4 में x log x की रेंज भी देख सकते हो कि ये 2 से 4 में कहाँ जाएगा, है ना। उसको यहाँ रखकर अपन fx देख सकते हैं कि fx की वैल्यू किससे बड़ी है और किससे छोटी है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, fx की बता रखा है कि भाई fx मैक्सिमम कहाँ जा रहा है। तो एक बार अगर मैं ट्राई करूँ x log x का डिफरेंशिएशन, तो x log x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो log x प्लस 1 आएगा प्रोडक्ट रूल से, और अगर आप इसको जीरो करोगे तो log x आ जाएगा -1, जो कि होता है 1/e की पावर -1 यानी 1/e पे। तो अगर अपन 1/e यहाँ पर पुट करेंगे ना तो log x हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1/e। एक सेकंड, अपन ने सही तो किया। हम्म तो 1/e पर इसका कहीं पे मिनिमा आने की कोशिश करेगा। तो वही बात है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो वो और आगे चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं 4 रख दूँ ना x log x को, 4 और इधर भी 4, तो log 4 से log 4 कट जाएगा, और 2 रखूंगा यहाँ पे तो log 2 से log 2 कट जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये x log x ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1/2 से 1/4 जो है ना वहां पर भी जा सकता है। तो इसकी ये यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, तो इसमें बोल रखा है कि ये जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 से छोटा और 1/8 से छोटा। मैं आपको एक बार आपके वेरिफिकेशन के लिए एग्जैक्ट रेंज बता देता हूँ अगर इन्होंने दे रखी हो, ताकि आप भी सॉल्व कर लो। तरीका और क्वेश्चन जो है ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है। तो ये मैट्रिक्स वाले के साथ ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपन ने ये निकाल लिया था। तो अगर मैं तो ये तो आप समझ गए, जी एक्स अपन ने लिया है x log x f x, और वो इंक्रीजिंग था तो 2 से 4 के बीच में एक बार 2 रख दिया, एक बार x रख दिया, एक बार 4 रख दिया। तो अपना जो आंसर आया था वो आया था ln2 x ln x। मतलब कैलकुलस में लॉग में बेस नहीं दिया तो ई मानते हैं, एल्जेब्रा में जनरली 10 मान लेते हैं, बट कुछ नहीं दिया तो अपन ई ही प्रेफर करते हैं। तो ये अपने पास आ गया था, और अपन सिर्फ 2 से 4 की बात कर रहे थे ऐसा। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे एक्स एल एन एक्स की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उसका जो आया था मिनिमा वो 1/e पर आया था। 1/e इसमें लाई नहीं करता बेटा। तो एक्स एल एन एक्स नो डाउट ऐसे बन जाएगा, बट 2 से 4 के अंदर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट एक्स एल एन एक्स है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 2ln2 से 4ln4 इसी में लाई करेगा, इसी तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है ये 2ln2 से अपना 4ln4 इसी के अंदर लाई करने वाला है एक्स एल एन एक्स आपका। अब आप यहाँ पर एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पर 2ln2 और एफ एल एन मतलब 4ln4 से इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जो है ये अपना बेसिकली यही पॉइंट है कि अपन इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पास आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू। ऑप्शन ऑल दो मैं कंफर्म नहीं उन्होंने सही लिखे हैं या नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, पर रेंज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्यारा क्वेश्चन है अगेन। 18th पर आ जाएंगे, ये आसान है। एसेंट्रिसिटी रैशनल होनी चाहिए, नेचुरल नंबर है तो ए और बी पॉजिटिव है, एलिप्स है, बी बड़ा है ए से, और 1 + n का दोबारा स्क्वायर मत करना, ये खुद ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो एसेंट्रिसिटी जो आएगी अपने पास ये आ जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, और अपॉन के अंदर अपने पास अगर यहाँ पर अपन करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर ये आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर के बराबर ऐसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और
ऊपर वाले में वैसे अगर रेंज निकालना चाहो ना, तो ये जैसे बड़ा है तो यहाँ पर आप 2 ln2 रखोगे तो ये मैक्सिमम आएगा, 4 ln4 रख दोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये शायद 1/8 से 1/2 के बीच में ऐसा कुछ आएगा। एक बार चेक करके आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो 4 के नीचे 2 रखोगे तो मैक्सिमम चला जाएगा, और 2 के नीचे 4 रखोगे तो मिनिमम। खैर, एसेंट्रिसिटी की अपन एक बार बात कर रहे थे, तो ये आ जाएगी 1 माइनस के अंदर 1 + n और अपॉन में 3 + n, ऐसा कुछ। रूट तो ले लेंगे बाद के अंदर अपन। और इन्होंने बोल रखा है कि ये जो एसेंट्रिसिटी है, ये एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हो तो यार पुट ही कर लेना है ना। 3 + n में से 1 + n हटाओगे, 2/3 + n आएगा। तो जैसे 5 पुट करोगे ना, या तो 2/8 होता है 1/4, उसका स्क्वायर रूट हाफ हो जाएगा। तो 5 करेक्ट है। तो ये तो कुछ अपने पास इसके अंदर अच्छा है नहीं ज़्यादा। और आगे अगर अपन यहाँ पे बढ़े, तो अपन लास्ट में आ गए थे 20। हम्म तो ओके, तो अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन है। और मेमोरी बेस्ड इसमें अपन को इतने ही मिल पाए सिचुएशन के अंदर। तो आई थिंक आपको कुछ मिला हो सीखने के लिए, है ना। 11th शिफ्ट 2 जो है वो मैं डाल दूंगा 12th को इवनिंग में। 12th में एक बार देख लेंगे, मेंस के पेपर हुए हैं तो 12th भी डाल दूंगा, या बी आर्क बी प्लानिंग का कोई क्वेश्चन अच्छा लगेगा ना मैथ्स का, तो वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। आपकी शिफ्ट में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, किस शिफ्ट में आपका पेपर था, इजी टफ, या आपने कितने अटेम्प्ट किए, ये कमेंट्स में बता सकते हो। और 13th और उसके आगे जिनका पेपर है, या 12th को भी अगर मेंस है तो मुझे पता नहीं है, देख लेंगे। 12 13 14 15 16 में जिसका भी पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी के सॉल्यूशंस भी जल्दी डाल देंगे, और एडवांस आ रहा है तो उसकी सीरीज भी रखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें।